हेलो गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले हमने जो आपका एग्ज़ाम CUET जो आपकी यूनिवर्सिटी अर्थात ग्रेजुएशन के लिए हो रहा है, उसके PYQ मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी दिए थे। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में भी आपको दूंगा। साथ में सॉल्यूशन जो लेसन था, जिसे हम बिलियन कहते हैं, बिलियन की PYQ चल रहे थे, लेकिन बिलियन लेसन की PYQ उस समय काफ़ी हो चुके थे और बिलियन लेसन के आज भी कुछ PYQ हैं जो आप इस तरफ देख रहे हैं। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिखे हैं जो जीके बेस हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे जीके बेस होंगे आज के टॉपिक में और कुछ क्वेश्चन आपके PYQ के होंगे, उसके पश्चात और भी होंगे। जैसे हम बात करें पहले क्वेश्चन की, आप देखते हैं पहला क्वेश्चन कि फिनॉल और एनिलीन का जो मिश्रण है वो किस प्रकार का मिश्रण होता है। जैसे कि C2H5OH और CH3OH का भी होता है मिश्रण। तो फिनॉल और एनिलीन का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है। मिश्रण दो तरीके के हो जाते हैं, एक होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, एक होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। आपने अच्छे से पढ़ा है कक्षा 12 में सॉल्यूशन वाले लेसन में कि बिलियन दो टाइप के होंगे, एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे और एक धनात्मक विचलन। तो यहाँ पर जो आपका बिलियन दिया है, मिश्रण दिया है फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण, तो ये जो है ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ये ऐसा मिश्रण बना है आपका फिनॉल और एनिलीन का जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान देना है कि फिनॉल और एनिलीन का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है, तो आप कहेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। ठीक है, क्योंकि PYQ है, यहाँ पर ज्यादा विस्तार नहीं होगा। अब यहाँ लिखा है अगला, हेनरी के नियम का व्यंजक क्या है, अर्थात हेनरी के नियम का जो व्यंजक होता है वो कैसा होता है। तो आपने पढ़ा है हेनरी के नियम के व्यंजक की बात करें तो P इक्वल टू होता है कि H इंटू एक्स। जहां आपको पता है P क्या कहलाता है, P आपका होता है पार्शियल प्रेशर। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, जिसे हम बोलते हैं आंशिक दाब। अर्थात क्वेश्चन जो रहता है हेनरी के नियम का व्यंजक क्या है, तो हेनरी के नियम का व्यंजक है P इक्वल टू KH इंटू एक्स। जहां पर P क्या है आपका पार्शियल प्रेशर अर्थात आंशिक दाब, X क्या है आपका, X है आपका मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, और KH क्या है हेनरी स्थिरांक। KH क्या है आपका हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आएंगे, हेनरी स्थिरांक KH का मान कैसा होता है। तो हेनरी स्थिरांक अगर हम KH के मान की बात करें तो ये होता क्या है कि जो आपका हेनरी कांस्टेंट जिसे हम KH बोलते हैं, इसका मान बिलियन में कैसा होता है, यह पूछने की बात होती। तो हेनरी स्थिरांक का मान बिलियन में कैसा होता है तो हमको बताएं, तो यह हमेशा निम्न ये ऐसा कहते हैं कि निम्न बिलियन में या निम्न विलेयता वाले विलयन से उच्च विलेयता वाले विलयन की ओर होता है। इसका मान क्या हो जाता है, निम्नतर विलेयता वाले से उच्चतर विलेयता वाले चलता है, मतलब कम घुलने से अधिक घुलने की तरफ चलता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि निम्न विलेयता वाली गैस से उच्च विलेयता वाली गैस की ओर, निम्न विलेयता वाली गैसों से, या ऐसे कहते हैं निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए उच्चतर मान होता है, उच्चतर मान। ऐसा कह लीजिए कि जो आपका हेनरी कांस्टेंट होता है यह बिलियन में इसका मान कैसा होता है। तो मैंने कहा कि हेनरी कांस्टेंट का बिलियन में मान कैसा होता है, अगर जो कम घुलने वाली गैसें हैं उन कम घुलने वाली गैसों के लिए उसका मान हमेशा उच्च होगा, अधिक होगा। ये बताना चाहते हैं कि बिलियन में
कम घुलने वाली गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान उच्च होगा। सब कहने का मतलब है कि एक आपकी गैस ए है और एक गैस आपकी बी है। इसका हेनरी कांस्टेंट आपका 0.2 है, इसका हेनरी कांस्टेंट आपका 1.4 है। तो अगर आप कह दें कि इसमें से किसका हेनरी का मान अधिक होगा, तो ई पॉइंट का होगा। किसका होगा? ई पॉइंट का। क्यों होगा? क्योंकि उसने कहा है कि हेनरी स्थिरांक का मान कम घुलने वाली गैस के लिए अधिक होता है। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ई गैस हमारी कम घुलने वाली गैस है और कम घुलने वाली गैस है, तो हेनरी कांस्टेंट का मान 0.2 वाला ज्यादा मान सकते हैं और वो वाला मान कम मान सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है। नेक्स्ट पर बात करेंगे, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की रक्त में ऑक्सीजन की कम मात्रा का कारण क्या होता है? तो आपको पता है जैसे जैसे हम पर्वत पर ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं, जैसे देखा है अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की रक्त में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है। जो हाईएस्ट पर्वतीय श्रृंखला पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी बॉडी में और ये उनकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उसका कारण केवल एक है, कम वायुमंडलीय दाब। कम वायुमंडलीय दाब अर्थात उनके बॉडी के ब्लड में रक्त में ऑक्सीजन की कम मात्रा का होना का कारण एक है, वो है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम वायुमंडलीय दाब। इसका रीजन केवल इतना है। अब बात करते हैं हम कुछ जीके के क्वेश्चनों पर। तो आप जीके क्वेश्चन में देखिए, मैंने लिखा है पृथ्वी से वायुमंडल की परतों का क्रम। ये तो आपने काफी पढ़ा भी होगा। आपकी जो पृथ्वी होती है, सपोज दैट आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से परतें जो चलती हैं उन परतों का नाम क्या है और उनका क्रम क्या है। तो पृथ्वी की सबसे यहाँ कौन सी परत होती है, यहाँ कौन सी परत होती है, यहाँ पे कौन सी परत होती है, यहाँ कौन सी परत होती है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो परत होती है वह होती है क्षोभ मंडल। कौन सी परत होती है? माना है कि ये पृथ्वी है आपकी, ये क्या है आपकी पृथ्वी, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो पहली जो परत होती है यह कहलाती है आपकी क्षोभ मंडल। ठीक, इसके बाद जो जो परत है इसे बोलते हैं समताप मंडल। कौन सी होती है? समताप मंडल। पृथ्वी के जस्ट पहले आपकी होती है क्षोभ मंडल, इसके बाद होती है समताप मंडल। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बाद जो परत आती है वो होती है मध्य मंडल। कौन सी परत होती है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद जो परत होती है वो होती है आयन मंडल। कौन सी परत होती है? आयन मंडल। और आयन मंडल के जस्ट बाद एक परत होती है जिसे हम बोलते हैं वह्र मंडल। कौन सी परत बोलते हैं? वह्र मंडल। कहने का मतलब है पृथ्वी से वायुमंडल की जो परतों का जो क्रम होता है वो होता है, सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वह्र मंडल। आपको बता दूं कि क्षोभ मंडल जैसी परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का या बिजलियों का कड़कड़ाना, बरसात होना, सभी किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। जो आपका समताप मंडल है इस मंडल में हमेशा वायुयान होते हैं। तो ये दो परतों के बारे में और जानना, तो आपके क्वेश्चन पूछा था पृथ्वी से वायुमंडलों के परतों का क्रम। तो पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल, वह्र मंडल। क्षोभ मंडल में होता है कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिजली का गिरना, बादलों का कड़कड़ाना या बरसात होना, ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में हमेशा क्या होता है? हमने कहा वायुयान जो होते हैं वही रहते हैं। मतलब वायुयान उड़ने वाला जो मंडल होता है वो होता है समताप मंडल। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हम आपको बता दें सबसे बड़ा ग्रह की बात करें हमारे सौर मंडल का, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो अधिकांश हर बच्चा जानता है, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है?
वनस्पति होता है। और सबसे छोटा पूछ लिया जाएगा आपसे, सबसे छोटे की हम बात करें तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। ठीक है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह है बुध। और भी बात करते हैं तो गर्म ग्रह की बात करते हैं तो हमारे सौरमंडल गर्म ग्रह होता है, वो होता है आपका शुक्र होता है। गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। जिस ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार पूछ लिया जाए कि सूर्य से जितने भी ग्रह होते हैं उनका क्रम बताइए, तो सबसे पहले अगर सूर्य के दूरी के क्रम में हम ग्रहों के बारे में बात करें तो देखिए, आप पहले इसका लिखना हो तो लिख लीजिए। सूर्य से यदि पृथ्वी का क्रम बताएं, समझ लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है। अब इस क्रम में सबसे पहला जो ग्रह होता है वो होता है बुध, फिर होता है शुक्र, बुध शुक्र। तीसरे नंबर पर होती है पृथ्वी, अर्थात पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर आता है मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। पहला क्या आता? बुध, फिर दूसरा शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर आता है शनि, अरुण, वरुण। तो अगला है आपका क्या था? शनि। यहां इसी के विक्रम में लिखते रहे, शनि ग्रह, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये सूर्य से पृथ्वी के क्रम में आपके ग्रह कौन सा होता है? सबसे सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है वो होता है बुध, और सबसे दूर कौन होता है? वो होता है वरुण। इतना ध्यान देना। तो इस सूर्य से क्रम में लिखे हैं, सूर्य से जिस प्रकार दूरी बढ़ती जाती है उसी प्रकार ग्रह लिखे हुए हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी होगी वो अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो आपको पता है पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व तरफ। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर, जिस अक्ष पर वो है उसी अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो मैंने कहा पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी घूमती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान देना, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कि जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तब क्या कहता है? तो आपको बता दूं, जब पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल पास हो, अर्थात सूर्य के बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल पास, तब उसे क्या कहा जाता है? अर्थात पृथ्वी के पास में सूर्य हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं उसे? उपसौर बोलते हैं। यह घटना 3 जनवरी को होती है। हर साल एक ना एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है, उस घटना को हम उपसौर बोलते हैं। यह घटना 3 जनवरी को होती है। ठीक, इसी प्रकार जब सूर्य के पास ना होकर दूर हो तो दूर को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। और अपसौर वाली घटना हमेशा 4 जुलाई को होती है। इस बात को आप ध्यान देना। तो जब पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल पास हो उसे उपसौर कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो तो उसे हम अपसौर कहते हैं। ये 4 जुलाई की घटना होती है। ठीक, अब हम इसको पूरा मिटाएंगे और कुछ क्वेश्चन और हैं जीके की, वो करवाएंगे इसके बाद। चलिए हम कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे थे, यहाँ हमने जीके के कुछ क्वेश्चन लिए। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन हमने लिखा, भूकंप तरंगों की तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं? तो देखो भूकंप तरंगों की जो तीव्रता होती है वो हम किसके द्वारा मापते हैं? तो हम आपको बता दें, इसमें होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है,
दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी झील वो है कैस्पियन झील। ये झील इतनी बड़ी है कि वो एक सागर के समान होती है, इसलिए इसको कैस्पियन सागर भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन झील। इतनी बड़ी झील है कि वह एक सागर का रूप ले लेती है। दूसरी बात, दुनिया की सबसे गहरी झील तो इसे कहते हैं बैकाल झील। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह दिया, अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये क्वेश्चन जो थे हमने आपको जो दिए, ये आज आपके ही CUET 2023 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। हमने आज के लेक्चर में कुछ सॉल्यूशन के क्वेश्चन दिए थे और कुछ जीके के क्वेश्चन दिए थे। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई ये करेंगे कि आपका CUT के या तो केमिकल काइनेटिक्स के या सॉल्यूशन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे आपसे। ठीक, तो धन्यवाद।